वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। देखिए सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम्स में काम है। मोस्टली नीट क्लास 11-12 का मैटर होता है। 11th क्लास में आपको सेल बायोलॉजी की जानकारी हो जाती है। उसके बाद आरपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें जो जनरल साइंस का पार्ट होता है उसमें रीट में जनरल साइंस वाले पार्ट जितने भी है उनमें सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, यानी सेल, उससे रिलेटेड फंक्शंस, उसकी फिजियोलॉजी, उसके ऑर्गन जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारी बातें। तो सेल बायोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी से कम 5-7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जब हमें साइंस पढ़ना है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो बेसिक यूनिट होती है सबसे पहले अगर आप किसी भी बॉडी को पढ़ो, ऑर्गन पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो, सबसे पहले सेल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। और सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो सेल की स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अलावा जो उसके बाद ऑर्गेनल्स आ जाएंगे। ऑर्गेनल्स में सेल के अंदर जितने ऑर्गन होते हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी पार्ट है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फंक्शंस। इस सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करती है वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सेल क्या होती है? व्हाट इज सेल? एक सेल जो है सबसे पहले तो 1665 ये जो साल था, इस वक्त एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और ये उस माइक्रोस्कोप से अपने क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकली अपने प्रयोग कर रहे थे। और उस वक्त इन्होंने क्या देखा कि जो बॉटल होती है, क्या बॉटल होती है, उसके ऊपर यहाँ पे कॉर्क लगा होता है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान ये जो कॉर्क है, इसका एक कॉर्क को लिया, इसका क्रॉस सेक्शन काटा और अपने माइक्रोस्कोप से जो इन्होंने बनाया था सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, वो जो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था उससे इस कॉर्क को देखा, इसका सेक्शन काटा उसको देखा। तो उसमें इनको क्या दिखा? इस तरह की चेंबर लाइक स्ट्रक्चर, या यू कैन से हनीकॉम्ब जो चेंबर होते हैं, ऐसी उनका स्ट्रक्चर दिखाई दी। और जब ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया? सेल्यूल। इसका मतलब होता है चेंबर या प्रकोष्ठ। क्या मतलब होता है इसका? चेंबर। ये चेंबर जैसी स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जो कॉर्क है ये किससे बना होता है? वुडन होता है या लकड़ी का बना होता है। और जब ये इस कॉर्क है तो ये क्या है? लाइव सेल है क्या? वाइटल थिंग है। ये निर्जीव कोशिका है यानी कि डेड सेल है। पर रॉबर्ट हुक जो है उसको सबसे पहले श्रेय जाता है इसको कोशिका को खोजने का, लेकिन क्योंकि ये डेड सेल है इसलिए डेड सेल को सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक। कोशिका तो है डेड है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको खोजा? कोशिका को। अब जब ये डेड सेल है तो इसकी केवल इनको बाहर ये केवल सेल को आउटर स्ट्रक्चर ही दिखाई दे ये वाली। तो कहा है जब तो सिंपल सी बात है कि जो ये आउटर स्ट्रक्चर है किससे बनी हुई है? ये आउटर स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो यहां तक समझ में आएगा सबसे पहले सेल को किसने देखा? 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा। किससे? अपने प्रैक्टिकल के दौरान जो उन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था उस नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी उन्होंने किसको देखा? उनके बॉडी के कॉर्क का सेक्शन किया और उसमें सेक्शन को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो चेंबर या हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर उनको दिखी, जिसको उन्होंने सबसे पहले नाम दिया सेल, जिसको याद करके क्या बोलेंगे? सेल। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। रॉबर्ट हुक तो अपना प्रयोग कर रहे। रॉबर्ट हुक के बाद की खोज चलती रही और 1674 में यूएनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया? सेल सूक्ष्मदर्शी। तो इनका जो माइक्रोस्कोप था
ये रॉबर्ट हुक से एडवांस था, और रॉबर्ट हुक से एडवांस था तो उसके बाद इन्होंने अपने प्रयोग किए, और इन्होंने अपने प्रयोग किए तो इन्होंने अपने प्रयोग किए कुछ स्पर्म सेल, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है, इन सब पे इन्होंने प्रयोग किए। और सबसे पहले जो प्रयोग किया तो इन्होंने भी कोई स्ट्रक्चर ऐसी देखी, लेकिन इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी वो कैसी थी, वो लाइव थी, यानी कि जीवित थी। तो इन्होंने जो बताया, इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, लिविंग सेल को देखने का श्रेय किसका आता है, ल्यूवेनहोफ, ठीक है। तो एंटोन वन ल्यूवेनहोफ इनका पूरा नाम है, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ इन सब की प्रैक्टिकल किया इनके साथ, और उन्होंने किसकी संख्या ली कि लिविंग सेल इन्होंने सबसे पहले खोजा। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट इसको सेल नहीं कहा, इन्होंने पहले इसका नाम दिया एनिमल क्यूल, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम दिया एनिमल क्यूल, देन इट कॉल्ड सेल, ठीक है। ये बात यहां पे खत्म होती है एंटोन वन ल्यूवेनहोफ। फर्दर बहुत सारे प्रैक्टिकल चलते रहे, लेकिन हम कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जब यहां पे बात हो गई 1774 तक, उसके बाद रॉबर्ट हुक आए 1831 रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन इस दौरान उन्होंने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। और 1846 जो नगेली थे, कार्ल नगेली, इन्होंने भी सेल के बारे में जानकारी दी। ये सारे प्रैक्टिकल चलते रहे, लेकिन इस दौरान 1831 से 1846 के बीच में सबसे जरूरी चीज हुई जो अक्सर पूछी जाती है। देखिए हम पढ़ते हैं अक्सर सेल थ्योरी जो बुक्स में दी गई है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, और कहा जाता है कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने दिया, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान। देखिए जो स्लाइडेन है ये एक बोटेनिस्ट है, क्या थे, यानी कि वनस्पति विज्ञानी, और ये जो थे ये एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों कहां से बिलोंग करते थे, दोनों जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन दोनों ने अपने अपने प्रयोग किए। ये जो थे ये वनस्पति में प्रयोग कर रहे थे और ये जंतुओं में, जीव जंतु। और इस दौरान उन्होंने कुछ अपने मत रखे, जो उन्होंने रिसर्च करी, उस पर अपने विचार रखे, और उसके अकॉर्डिंग दोनों ने जो विचार रखे बाद में इन्होंने तुलना की, दोनों लगभग सेम थे, ठीक है। तो इनके जो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो विचार क्या थे, कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या चीजें आती है। तो इनके जो विचार थे उनको डायरेक्ट कोशिका सिद्धांत नहीं कहा गया, तो एक्चुअल में उनको बोला गया सेल डॉक्ट्राइन, जैसे बोलते हैं कोशिकावाद, ठीक है। सेल डॉक्ट्राइन या कोशिकावाद, जैसे इन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ ठीक है, शरीर कोशिकाओं का बना होता है, प्रत्येक कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। जितनी भी बातें हैं, जो जंतु है और जो पादप है, इन सब की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेल की, वो समान होती है। जो कार्य प्रणाली होती है या फंक्शन हम जिसे बोलते हैं, फिजियोलॉजी होती है, वो भी लगभग एक जैसी होती है। लेकिन कुछ डिफरेंस है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग अलग करती है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपने जो विचार दिए उनको क्या बोलते हैं, कोशिकावाद, जो कैसे कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन इनकी जो असलियत में कोशिका सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, वो रुडोल्फ विर्शो द्वारा दिया गया। कुछ लोग इसे विर्शो बोलते हैं, कुछ विर्शो बोलते हैं, विर्शो द्वारा दिया गया। इसने क्या किया, इनका जो कोशिकावाद सेल डॉक्ट्राइन और नगेली ने जो अपने विचार दिए थे, दोनों को कंबाइन किया और इन्होंने अपने विचार दिए। इन्होंने ये बात है 1855, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रुडोल्फ विर्शो ने क्या बताया। सबसे पहले
सेल्यूला, ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है प्रत्येक जो सेल या कोशिका है वह पूर्ववर्ती सेल या कोशिका से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है या विभाजन से बनती है। ठीक है, यानी कोई भी पुरानी कोशिका, ये एक सेल है, ये डिवाइड होगी तभी तो दो सेल बनेगी, ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजित होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं सभी जीवों की कोशिकाएं, जो सभी जीव हैं वो किससे बने होते हैं? वो सेल से निर्मित होते हैं, सेल से निर्मित होते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी है, जैसे अगर हम कहें ये दीवार है, इस दीवार को, लेकिन दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, ब्रिक्स या स्टोन चाहिए। तो जो एक यूनिट होगी, बहुत सारी ऐसी यूनिट होंगी, तब जाके जब हम जमाएंगे तब जाके इस दीवार होगी। ठीक है, तो जितना भी जीव का संपूर्ण शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, अगर हम उनको टुकड़े कर दिया जाए तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या है? छोटी छोटी सेल्स बन जाएगी, और जो छोटी छोटी सेल्स है उनसे मिलकर संपूर्ण जीव बना हुआ है। एक और बात कि इसको ही दूसरी भाषा में कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? कोशिका। तीसरा, जितने भी कार्य हैं वो किसमें संपन्न होते हैं? कोशिका में। दूसरा, आनुवांशिक जो पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ इसमें सेल में निहित होते हैं, सेल में स्थित होते हैं, कोशिका में स्थित होते हैं, कोशिका में स्थित होते हैं। इसके बाद जब अगर आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में स्थित होते हैं तो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों, यू कैन से आनुवांशिक लक्षणों का सातत्य कौन बनाता है? सेल बनाती है, सेल बनाती है। देखिए रिपीट करते हैं। पहला इन्होंने बोला ओमनिस सेलुलर यूनिसेलुलर, यानी कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। दूसरा, सभी जीव जो है या जीवों का शरीर वो किससे निर्मित होता है? कोशिका से निर्मित होता है, यानी अनेक कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाती है। तीसरा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि संरचनात्मक तो हम यहाँ पे समझ गए कि आदि शरीर संरचनात्मक रूप से किसका बना है? कोशिका से बना है। लेकिन फंक्शनल का मतलब ये होता है, देखिए कभी जो शरीर होता है संपूर्ण, तो केवल शरीर काम नहीं करता, जितनी भी क्रिया होती है, जितने फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस किसके द्वारा किए जाते हैं? सेल के द्वारा। तो फंक्शनल यूनिट बेसिकली क्या हुई? सेल हुई। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस है, चाहे आप देखो, आप लोग बोलो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? एक्चुअल में होता है सेल के अंदर। सेल में क्या होता है? राइबोसोम में होता है। तो अनेक जो सेल्स है वो अलग प्रोटीन बनाती है, तो फंक्शनल यूनिट कौन हुआ? सेल। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ, स्टार्टिंग में इतने ज्ञान नहीं था, लेकिन ये तो पता है कि हमारे सेल से बना है या कोशिका से कोई शरीर बना है। तो जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, जब लक्षण समान जा रहे हैं, तो किसके अंदर निहित होंगे? कोशिका के अंदर निहित होंगे। और लास्ट पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का सामंजस्य कौन बनाती है? कोशिका बनाती है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बात हमने कर ली कोशिका होती है, तो लेकिन कोशिका भी कितने प्रकार की होती है? पहले तो ये देखें, क्योंकि जीव भी अलग अलग है। हमने पांच जगह उदाहरण पढ़ी है, उसके बारे में जानकारी ली है। लेकिन जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसी प्रकार से जो कोशिका है
उसको भी अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो पादप कोशिका अलग होती है, जंतु कोशिका अलग होती है, लेकिन ये तो जीवों के हिसाब से होगी कौन से जीव है। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है या संगठन है या कला है, उसके आधार पर हम कोशिका को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक होती है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरियोट का मतलब सबसे पहले बात है कैरियो मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, प्रो यानी प्राचीन या आदिम, यानी कि जो केंद्रक है वो कौन से स्तर का हो, प्राचीन या आदिम किस्म का हो। ठीक है, और यूकेरियोटिक या देखिए यहाँ पर प्राचीन और आदिम यानी इस पर जो केंद्रक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, केंद्रक है वो आदिम किस्म का है, यानी कि इतना डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ, तो उस पर आवरण नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूकेरियोटिक है, यानी कि आवृत होता है ये केंद्रक, और ये आधुनिक या विकसित किस्म। समझ में आ गया? चलो अब इसको थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो सेल है, ये किस आधार पर है कि जो सेल होती है कोशिका, उसके अंदर क्या होता है, केंद्र भाग में अंग पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र में मिलता है, इसीलिए इसे केंद्र बोलते हैं। लेकिन विकसित जीवों में जो हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल, उसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि ये एक आवरण से या कला से परिबद्ध रहता है। इसे बोलते हैं केंद्रक कला, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर ये केंद्रक जो केंद्र कला से परिबद्ध है, ये कैसा हो जाएगा, विकसित केंद्रक हो जाएगा, और ये कोशिका कौन सी हो जाएगी, यूकेरियोटिक सेल। लेकिन अगर यहाँ पर इसके चारों ओर ये केंद्र कला नहीं पाई जाती है, तो ये केंद्र क्या है, अल्प विकसित है, या इसे अपन बोल सकते हैं प्राचीन प्रकार का या प्रारंभिक प्रकार का है, प्रारंभिक प्रकार का। इसको कुछ नाम और दिए गए हैं, जैसे जीनोफोर इसे बोलते हैं, जीनोफोर, कुछ जगह न्यूक्लियोइड मिलेगा, न्यूक्लियोइड, ये सारे इसके नाम हैं। और ये किसमें होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, यानी कि जो विकसित नहीं होता है, प्रारंभिक प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, जिसके चारों ओर केंद्र कला का आवरण नहीं होता है, ये परिबद्ध नहीं रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो उसे बोलेंगे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है और यूकेरियोटिक सेल कैसी होती है, यानी कि इसमें बेसिक अंतर क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की, आकार की। ठीक है, आकार की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज आकार की। आकार की हम बात करते हैं होती है 0.5 से 5 माइक्रोन की। ठीक है, इसकी साइज, इसकी प्रोकैरियोटिक, और ये जो साइज है ये 5 से 20 माइक्रोन तक इसकी साइज हो सकती है, माइक्रोमीटर इससे। उसके बाद जैसे प्रॉब्लम सेल वॉल या कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोट जो है इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ पे आता है जब यूकेरियोट सेल, तो देखो यूकेरियोट सेल, तो हम इस यूकेरियोट में क्या आता है, प्लांट भी आता है, एनिमल जंतु भी आते हैं, फंजाई भी आता है। प्लांट भी किसकी बनी होगी, पातों में सेल्यूलोज की बनी होती है। कहते हैं ना पातों में सेल्यूलोज भोजन बनता है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ग्लूकोज यूनिट से बनकर से मिलकर बना होता है ये सेल्यूलोज। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट होती है, आई थिंक अराउंड 3000 to 6000 जो ग्लूकोज यूनिट होती है, उनसे मिलकर एक सेल्यूलोज यूनिट बनती है। एनिमल है, अब एनिमल के अंदर सेल वॉल होती है क्या, नहीं होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, ये पादप कोशिका का गुण है सेल वॉल। फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन होती है। और आप बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इसके अंदर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और इसका बना होता है पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड में 2 यूनिट होती है, NAM
भी आगे लिखूंगा आपको, आई बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे क्या है, सेल वॉल जो होती है इसके अंदर किसके प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और एनिमल सेल में सॉरी जो यूकेरियोट सेल इनमें एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट जो सेल है उसके अंदर सेलुलोज की कोशिका बनती होती है, और फंजाई में काइटिन की, साथ में पॉलीसेकेराइड भी जोड़ दो, और बैक्टीरिया में ग्लाइकोलाइसिस की बनी होती है, ठीक है। अब सेल ऑर्गन की बात कर लेते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, विकसित नहीं होती है। आदिम प्रकार की कोशिकाएं इनमें ये सब होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यहीं पे इसमें ये सब ऑर्गन कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें यूकेरियोटिक सेल में, तभी तो सेल फंक्शन करती है। उसके बाद यहाँ पर हमने बोला कैरियोटिक सेल, ठीक है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक यानी आदिम है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो कैसा होता है, प्राचीनतम होता है, तो डेवलप नहीं होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा इसका, जीनोफोर होगा, जीनोफोर रहेगा, और इसमें विकसित या डेवलप, ठीक है, होता है। और ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके और विशेष प्रकार का है। अब इसके अंदर जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जब केंद्र ही नहीं है, केंद्रिका भी एब्सेंट होती है, इसके अंदर केंद्रिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। लवक की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या, एब्सेंट, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट, कैसा मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, ठीक है, नॉर्मली तो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो कैसा होता है, एब्सेंट, ठीक है। इसके अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो या आरएनए, दोनों इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। ये जो डीएनए जो सूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र बनते हैं, आपने देखा ना, चेन बनती है कॉइल्ड फॉर्म में, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बाइंड करता है उसको, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्या, डीएनए। इसमें कैसे होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, किसकी वजह से, ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आएगा यहां तक। राइबोसोम, राइबोसोम इसमें होते हैं 70S टाइप होती है, ठीक है। अब इसमें कैसे होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल, ठीक है।
यहाँ तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक डिफरेंस के बारे में, इन दोनों जो प्रकार की कोशिकाएं हैं इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं, कौन कौन से अंग इनमें पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ इनमें पाए जाते हैं, कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। छोड़ बैठा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना लेंगे। एक सबसे बड़ा अंतर हो गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है, इसमें असूत्री प्रकार का होता है, असूत्री। इसमें कौन सा होता है, समसूत्री, यानी माइटोसिस एंड मियोसिस। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों हो सकते। अब प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की डिफरेंस की बात करें तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अंतर वही है, उसको विशेष नहीं पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सेल वॉल की तरफ। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति। देखिए कोई भी कोशिका है, ठीक है, उसके केंद्र भाग में तो क्या न्यूक्लियस है, ठीक है। अदर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इन सब को, ये जो बीच में ये क्या, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन इन सब को चारों ओर से आवृत किए हुए परिबद्ध कोशिका झिल्ली रहती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम और ये साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें होंगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्तर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है, इससे अपन क्या बोलते हैं, सेल। और सेल वॉल जो है वो कोशिका का आवरण बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। बाहरी सुरक्षा कह लो या उसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होती है, आवरण बनाए रखने का काम करती है कोशिका वृद्धि करती है। तो ये किसकी विशेषता है, स्पेशली प्लांट्स की विशेषता है। स्पेशली हम देखा जाए तो प्लांट्स के पास में कोशिका वृद्धि पाई जाती है, जो मोस्टली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। आपको कई जगह है हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, कुछ जगह पंजाई की बात करते हैं, काइटिन, तो इसको छोड़े अब इसकी बात करते हैं सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सब चीजें। लेकिन ये तब पढ़ेंगे जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर होगी या फिर रासायनिक संरचना जब पढ़ेंगे उस दौरान से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति होती है, वो किसका काम करती है, कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है और इसकी सुरक्षा और इसके जो शेप होता है उसको बनाए रखने का काम करती है। अब बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, कितनी परतें होती है, संगठन किस प्रकार का होता है। चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो है ये क्या है, सेल ए और ये है सेल बी। जो दो कोशिकाएं होती हैं, हम यहाँ पे कोशिका बनाते हैं,
देखिए जब हम यहाँ पे दो कोशिका बनाते हैं ए बी सी, तो ये मध्य वाला जो भाग है, दो कोशिकाओं के बीच वाला भाग, जो एक सीमेंट जेली जैसा पदार्थ है, ये मध्य भाग खाली है। ठीक है, जैसे आप दो ईंट रखोगे तो उनके बीच में ईंट को क्या जोड़ता है, सीमेंट जोड़ता है। उसी प्रकार जो ये बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं मध्य पट्टिका। ठीक है, ये होलो स्पेस टाइप जैसा आपको दिख रहा है, जेली मैट्रिक्स जैसा पार्ट है। ये जो मध्य पट्टिका होती है ये दो कोशिकाओं के बीच का स्तर होता है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये दो कोशिकाओं को जोड़े रखने का या इन दोनों के मध्य विनिमय का काम जो है, तो ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इनको संपर्क में बनाए रखने का काम क्या करती है, मध्य पट्टिका का, मिडिल लेमिला से बोलते हैं। और ये जो मिडिल लेमिला होता है ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेल होती है, सेल में बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेल में वो किस प्रकार है। सेल में मुख्य रूप से चार लेयर है, मध्य पट्टिका फर्स्ट वन, प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति दूसरा भाग, द्वितीय कोशिका भित्ति तीसरा भाग, और चौथा होता है तृतीय कोशिका भित्ति। लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो बहुत कम पाई जाती है, रेयरली उसकी यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला हो गया मिडिल लेमिला, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल, और चौथा है टर्शियरी सेल या तृतीय कोशिका भित्ति। इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ नॉर्मली स्ट्रक्चर जब देखें तो दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में होती है तो उनके मध्य भाग होगा तो मध्य पट्टिका कहलाता है। और ये जो मध्य पट्टिका होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम मैग्नीशियम की मैग्नीशियम फैक्टर जो है उस पदार्थ से बनी हुई होती है। ये पदार्थ होता है दोनों कोशिकाओं को संपर्क में बनाए रखने का कार्य करता है। और अगर आप देखो तो इस मध्य पट्टिका का जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ये आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे अभी, तो वो फिर उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना। ये पूछा जाता है कि मध्य पट्टिका जो है उसकी कोई विशेषता बताइए। ये जो मध्य पट्टिका किससे बनी हुई है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम फैक्टेट की बनी होती है। आपने देखा होगा जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल हार्ड क्यों होते हैं, अमरूद होगा तो कच्चा होता है वो हार्ड होता है, तो जैसे वो पकता जाता है देखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। एप्पल ले लो, ठीक है, जो कच्चे फल होते हैं वो हार्ड होते हैं क्योंकि उसके जो सेल्स होती है उनके बीच का जो मध्य पट्टिका वाला भाग पाया जाता है वो हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फैक्टेट। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी राइपनिंग होती है या वो पकते जाते हैं तो इनके मध्य भाग की जो मध्य पट्टिका है वो उनकी घुलती जाती है, और घुलती जाती है तो वो सॉफ्ट होते जाते हैं। जब हम फल परिपक्वन पढ़ेंगे तो उसके बाद में जिक्र करेंगे इस चीज का कि फल सॉफ्ट हो जाते हैं पकने पर, तो मध्य पट्टिका जो घुल जाती है उससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मृदुकरण उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मध्य पट्टिका हो गया। मध्य पट्टिका के बाद में आप देखो तो जो सेल ए है और सेल बी है दोनों की मध्य पट्टिका हो गई है। उसके बाद जो प्रथम स्तर होता है वो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे पहले मध्य पट्टिका के जिस बाद में प्रथम स्तर होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, इधर भी और ऊपर भी। ठीक है, ये दोनों वाला पार्ट। और उसके बाद है द्वितीय कोशिका भित्ति। इसको बाद में अनेक परतों में बांटा गया है, 3 परतें 1 2 3 S1 S2 S3, ये द्वितीय कोशिका भित्ति है। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति किस कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति पढ़ लेते हैं, या दोनों का साथ में ही अंतर दिखा दूं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इसका, फिर दोनों का साथ में अंतर दिखा देंगे। चलिए देखिए जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये क्या कौन सा स्तर होता है, बाह्यतम स्तर होता है। ये पतली होती है और प्रत्यास्थ या इलास्टिक होती है। ठीक है, यानी ये स्ट्रेचेबल होती है, प्रत्यास्थ होती है, पतली होती है और बाह्यतम स्तर होता है। खास बात क्या है कि इस ये जो बनी होती है ये होती है हेमी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन।
हेमिसेलुलर और पैक्टिन की बनी होती है। हेमिसेलुलर लगभग कितना पाया जाता है? 50% इसके अंदर पाया जाता है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति, देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है, जो लेयर है, इसके अंदर माइक्रो जो फाइब्रिल्स होते हैं, तंतु, वो बिखरे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो हेमिसेलुलर पैक्टिन है, ये जो पदार्थ है, ये यहाँ पर कणों के रूप में इसकी जो मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स पार्ट में ये जमते जाते हैं, ठीक है। तो हेमिसेलुलर में 50% पाया जाता है। और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है, पतली इस तरह है, इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होता है, तन सकता है, और बाह्य तंत्र होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लिपिड यानी प्लस प्रोटीन जो भाग है, वो कैसा पाया जाता है? लेस या कम पाया जाता है, ठीक है। हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं ताकि हमें याद अच्छे से रहेगा। इधर आ जाओ, ये भी बनी होती है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन इसमें भी होता है, लेकिन हेमिसेलुलोज जो है वो कितना होता है इसमें? 25%। ये पूछने वाली बात है, तो क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्यादा है हेमिसेलुलोज किसके अंदर होता है? तो हेमिसेलुलोज की ज्यादा मात्रा किसमें होती है? प्राइमरी सेल वॉल में या प्राथमिक कोशिका भित्ति में, ठीक है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होती है? द्वितीय कोशिका भित्ति, इसके अंदर कुछ पदार्थों का निक्षेपण होता है, इसमें लिग्निन प्रमुख है, ठीक है। अब देखो, ये तो हेमिसेलुलोज पैक्टिन हो गया, लेकिन द्वितीय कोशिका भित्ति खास बात क्या है? इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोंद, ठीक है, फिर टैनिन। ये जो पदार्थ हैं, सुबेरिन, इनका निक्षेपण सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है, और इनका निक्षेपण इसमें होता है। इसीलिए जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल ये कैसे होती है? हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है। इससे कंपैरेटिवली प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो हार्ड एंड थिक, और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कैसे होती है? सॉफ्ट होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। समझ में आ गया? लिपिड की मात्रा किसमें कंपैरेटिवली अधिक होती है? सेकेंडरी सेल वॉल में। हेमिसेलुलोज की मात्रा कंपैरेटिवली सेकेंडरी सेल वॉल में कम होती है। आ गया समझ में? देखिए सेकेंडरी सेल वॉल में खास बात यह है कि जो विभज्योतिकी यानी विभाजन वाली कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतिक मेसेमेटिक सेल और विभज्योतिकी जो सेल्स होती हैं, विभज्योतिकी सेल्स, उन सेल में ये सेकेंडरी सेल जो विभज्योतिकी कोशिकाएं होती है, विभज्योतिकी कोशिकाओं में ये एब्सेंट होती है, यानी कि जहां विभाजन होता है वहां पर ये एब्सेंट होती है। हो गया? प्राइमरी सेल वॉल और द्वितीयक जो कोशिका भित्ति है, सेकेंडरी सेल वॉल दोनों। तो प्राइमरी सेल वॉल बाह्यतंत्र होती है, पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। हेमिसेलुलोज 50% पाया जाता है, पैक्टिन इसके अंदर पाया जाता है, लिपिड और प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल होती है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन प्लस लिग्निन, इनकी बनी होती है। हेमिसेलुलोज है वो 25% होता है इसके अंदर। इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, टैनिन, सुबेरिन आदि। ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं तृतीय कोशिका भित्ति की। देखिए जो तृतीय कोशिका भित्ति है, जो तृतीय कोशिका भित्ति है, तीसरा लेयर होता है, ये मोस्टली पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी परत। तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, उसकी भी किसमें पाई जाती है? ब्रैकेट्स यानी कि वाहिनिका है, वाहिनिकाओं में पाई जाती है। और ये वाहिनिकाएं क्या होती है? इसका संवहनी ऊतक होता है, संवहनी ऊतक यानी कि जो जल कणों को पूरे पादप शरीर में पहुंचाता है वह। तो ट्रैकेट्स में पाई जाती है, और ये मोस्टली जाइलान नामक पदार्थ की बनी होती है। जाइलान नाम पदार्थ की बनी होती है। इसमें पाई जाती है तृतीय कोशिका भित्ति, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, अनावृत पादपों में, ट्रैकेट्स में जो उसकी संवहनी ऊतक होता है, जो वाहिनिकाएं पाई जाती है
उसके अंदर ये जाइलोन नामक पदार्थ से बनी हुई पाई जाती है, तृतीय कोशिका बनती है। ठीक है, और कहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात तो कर ली कि हाँ ठीक है सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज, लेकिन होता क्या है? देखिए 3000 to 6000 ग्लूकोज यूनिट तो कंबाइन होती है तो बनता है एक्स सेलुलोज यूनिट, एक्स सेलुलोज यूनिट। देखिए 3000 to 3000 to 6000 जो ग्लूकोज यूनिट है वो मिलकर क्या होता है? सेलुलोज यूनिट बनती है। 100 जो सेलुलोज यूनिट है वो बनाती है 1 माइसिलिन। ठीक है, 100 सेलुलोज यूनिट 1 माइसिलिन बनाती है। 20 इसी मिलकर बनाते हैं एक माइक्रोफाइब्रिल, एक सूक्ष्म तंतु। ठीक है, 250 माइक्रो, अभी बस उतारना है, बाद में समझाऊंगा। 250 माइक्रोफाइब्रिल है, उससे बनता है एक मैक्रोफाइब्रिल यानी दीर्घ तंतु। देखिए कहने का मतलब है कि जो 3000 से 6000 ग्लूकोज यूनिट है वो मिला के एक सेलुलोज यूनिट बनाती है। एक सेलुलोज का हम जो भी आपकी इकाई बनाती है, और जो 100 सेलुलोज यूनिट है ऐसी मिलकर बनाती है एक माइसिलिन 20 माइसिलिन जो है वो मिलकर बनाती है एक सूक्ष्म तंतु या एक माइक्रोफाइब्रिल, और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर बनाते हैं एक माइक्रोफाइब्रिल। ये बताने का मतलब ये है क्योंकि जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी? सेल वॉल की जो परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, उसमें यही आते हैं, दो पार्ट आते हैं। एक होता है माइक्रोफाइब्रिल और एक होता है मैट्रिक्स। यानी कि जो पढ़े हैं कि अगर ये तंतु मान के चलते ऐसे तंतु इसके अंदर बिखरे पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, तो इनके ऊपर जो ये हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन इनकी यूनिट्स आगे लगती हैं। इनका कंपोजिशन यहाँ पे होता है डिपोजिशन। तो ये वाला जो खाली वाला पार्ट ये होता है मैट्रिक्स पदार्थ, और ये वाला पार्ट क्या है? माइक्रोफाइब्रिल। तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज ये सारी यूनिट्स इसके बीच में आके जमा होती है पैक्टिन, सुबेरिन की, और ये जो माइक्रोफाइब्रिल है किसके बना होता है? सेलुलोज। ठीक है, चलिए अब सेल वॉल की हमने इतनी बात कर ली है, लेकिन सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, कब होता है? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, क्या कोशिका विभाजन में पढ़ा है ना सेल डिवीजन। हम कहते हैं कि जो टीलोफेज लास्ट अवस्था होती है, टीलोफेज जो आता है उस वक्त क्या होता है? यहाँ बीच में ऐसे पट्ट बनने लग जाते हैं, होते हैं सेल प्लेट में पढ़ा होगा ना, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअल में इनको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट इन पार्ट को। और ये बनने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉइल की वेजाइकल जिन्हें हम डिक्टेसोम बोलते हैं। ER गोल्जी बॉडी की अगर किताबों में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इनके टुकड़े या इनके अवशेषों से मिलकर। अब वैसे बात ये है कि वास्तव में सही है कि इनके ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अवशेष है वो यहाँ मध्य में आकर इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी पदार्थों में यहाँ पे क्या होता है? जब जमा होने लगता है, और इससे ये जो बीच वाला पार्ट बनता है इसे अपन बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट।
तो जो सेल प्लेट होती है वो स्टार्ट में फॉर्म होती है और उसके बाद ये सेल प्लेट किसमें कन्वर्ट होती है? सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे इसलिए समझाया गया है कि एक्चुअल में सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो है उसके अवशेष होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसे भी समझो तो हम ये कहते हैं कि कुछ जो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ये किस चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तब आपको किसी भी समझ में आ जाएगा। चलिए आ गया सेल प्लेट से सेल वॉल बनेगी और ये इसकी बनी होती है फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात होगी कि सेल वॉल किससे बनी थी, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है? आपकी दो विधियां दे रखी है, एक दे रखी है कणाधान और एक दे रखी है स्तराधान। कणाधान और एक होती है स्तराधान, इसे बोलते हैं एपोजिशन। क्या बोलते हैं? एपोजिशन। और इसको बोलते हैं इन सुटो सस्पेंशन। इनटू सस्पेंशन, सॉरी, इसे बोलते हैं इनटू ससेप्शन। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है एक कणाधान, इस तरह का। देखिए जितना माइंड मैपिंग करके चलेंगे, जितना कम लिखेंगे, जितना मैप से याद रखेंगे, फ्लो चार्ट से हम बोलते हैं, माइंड मैपिंग से बोलते हैं, उससे ज्यादा याद होगा। अब जब ये है नाम क्या है? कणाधान, तो इसका मतलब क्या है कि ये कणों के रूप में जमा होती है और कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। और किस प्रकार से किसका निर्माण होता है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी होती है, कौन सी विधि से बनती है? तो आप सीधा लगा दो कणाधान। ठीक है, और कणों के रूप में जमा होती रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कणाधान। उसके बाद इस तरह दान विधि क्या? ठीक है, इस तरह दान विधि नाम से क्लियर है कि लेयर फॉर्म में इसकी डिपोजिशन होती है। ठीक है, लेयर फॉर्म में परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। अब इस प्रकार से जमा होती जाती है तो क्या होता है? ये किसका निर्माण करेगी? क्योंकि प्राइमरी जो सेल वॉल हो तो कणाधान विधि से बन गई है, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका जो बाद में डेवलपमेंट होगा वो किसमें होगा? द्वितीय कोशिका भित्ति रूप में होगा। ठीक है, द्वितीय कोशिका भित्ति रूप में होता है और द्वितीय कोशिका भित्ति रूप में होता है तो वहां पे क्या होता है कि स्तर के रूप में डिपॉजिट होती है। इसलिए द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? इस तरह का होता है। क्लियर? इतना सही आता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब हमें देखा है कोशिका भित्ति का एक्सपेंशन। ये जो छोटे छोटे नाम में पढ़ा रहा हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, इसलिए बता रहा हूँ एक्सपेंशन किस प्रकार से होता है। देखिए हमने बताया कि हाँ माइक्रोफाइब्रिल कुछ इस प्रकार से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, कैसे बना दो जैसे आपको उसके ऊपर ये यूनिट्स लगी हुई है, मैट्रिक्स में अलग अलग पदार्थ इनके जमे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब एक्सपेंशन होगा नहीं, खींचना, विस्तार कैसे होता है? तो एक्सपेंशन होता है, प्रोटीन होती है एक्सपेंसिन प्रोटीन। ठीक है, एक्सपेंसिन प्रोटीन वो क्या करती है? इन माइक्रोफाइबर्स के जो जॉइंट्स है, ये बाइंड जो यहाँ पे बंद है, इनको लूज कर देती है या इनको ढीला कर देती है। और जब ये ढीला हो जाते हैं तो लूज होता है, जलन में ज्यादा हो जाएगी तो इनमें ये हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन इनके पदार्थ आगे यहाँ जमने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब जगह इतनी हो गई तो लूज हो गई, खाली जगह होगी, उसमें बाकी के पदार्थ आगे इस मैट्रिक्स में पदार्थ में भर जाते हैं और भर जाते हैं तो ये एक्सपांड हो जाती है क्या? कोशिका भित्ति। और मेन इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? एक्सपेंसिव प्रोटीन। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब क्या बचा है? हाँ, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल।
हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं स्थूलन, कोशिका वृद्धि का स्थूलन। देखिए विभिन्न कार्यों को करने के आधार पर जो कोशिका वृद्धि होती है वो भी अलग अलग पदार्थों के जमाव से स्थूलित होती है। ठीक है, स्थूलन का मतलब क्या है? फूलना या बनना। तो जो कोशिका वृद्धि का स्थूलन होता है उस पर क्या जमेगा? लिग्निन जमेगा, सुबेरिन मान लो, पैक्टिन, कुछ अन्य पदार्थ, यही पदार्थ जमते हैं, इनका नाम आता है याद। ये पदार्थ जमेंगे, स्थूल यानी फूल जाएगी कोशिका वृद्धि, और फूल जाएगी तो वो कैसा हो जाएगी? किसी कार्य में रूपांतरित होगी। लेकिन यहाँ पर खास बात है कोशिका वृद्धि का स्थूलन होता है उसमें खास बात यह है कि स्थूलन पर जैसे ये ओवरऑल सेल है, इसकी सभी जगह पे यहाँ पर ये पदार्थ जमते जा रहे हैं, कोशिका वृद्धि मौजूद है। ये मान लीजिए ऐसे मान लो, नहीं तो हम ऐसे बनाते हैं क्या? ठीक है, ये एक सेल है और इसके पास में क्या है? दूसरी सेल। ठीक है, हमने क्या बताया था? बीच वाला पार्ट क्या होता है? मिडिल लाइन का। अब दोनों जो भाग हैं, ये दोनों भागों के मध्य में देखो, यहां पर जो कोशिका वृद्धि है, कोशिका वृद्धि पर पदार्थों का स्फुरण होता है, लेकिन कुछ स्थान होते हैं वहां पर कोशिका वृद्धि पर उन पदार्थों का स्फुरण नहीं होता है, या वहां पर वो स्फुरण अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जब भी ये स्फुरण अनुपस्थित होता है तो इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? गर्त, इंग्लिश में बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं? गर्त या पिट। ठीक है, तो दो कोशिकाओं की कोशिका वृद्धि देख लो आप, यहाँ पे जो नजदीकी दोनों कोशिकाएं हैं, और इन कोशिका वृद्धि पर इन पदार्थों का स्फुरण नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ये स्फुरण अनुपस्थित होता है। इस भाग को, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, इस भाग को क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है या पिट बोला जाता है। ठीक है, अब ये पिट ऐसे ही नहीं बनते, इनका भी विशेष कार्य है। ठीक है, देखो जब भी दो कोई पिट होते हैं, ये पिट हमेशा जोड़ों के रूप में बनते हैं, पेयर्स में बनते हैं, पेयर्स में बनते हैं। यानी कि आमने सामने जो दोनों कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि पर आपस में इस वाली कोशिका के सामने दूसरी कोशिका वृद्धि पर भी जरूर पिट होगा। इसका रीजन क्या है कि जो दोनों कोशिकाएं हैं इनका क्या होता है? यहाँ पे क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो इन पिट्स की सहायता से इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स या कह सकते हैं कि गमन करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, ये वाला भाग हो गया। लेकिन खास बात क्या है कि जो पिट होते हैं, ऐसे समझाता हूं मैं आपको कि जो पिट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं पिट जो है यानी कि जो कोशिका वृद्धि है, ठीक है,
दो कोशिका वृत्ति, उनके मध्य में क्या होता है, मिडिल लेमिना होता है मल्टीपटली। तो दोनों कोशिकाओं की कोशिका वृत्ति पर जिस स्थान पर ये स्थूलन जो है स्थित होता है, ये इधर कोशिका वृत्ति आ रही है, यहाँ पे स्थूलन अनुपस्थित, इधर कोशिका वृत्ति आ रही है, यहाँ पे सब जो स्थूलन है वो अनुपस्थित हो। तो जिस स्थान पर ये स्थूलन अनुपस्थित होता है उस स्थान क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं। यदि जो पिट है वो अंदर से बाहर, ये जो है संपूर्ण जिसका व्यास है वो एक समान हो, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सिंपल पिट या सरल गर्त बोलते हैं, सरल गर्त, ठीक है। लेकिन यदि अंदर से बाहर चलने पर इसका व्यास बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं परिवेशित गर्त। क्या बोलते हैं, परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर स्थूलन ज्यादा होता है, ठीक है, और ये बाहर इसका व्यास बढ़ गया है, स्थूलन ज्यादा हुआ तो इन्हें बोलेंगे परिवेशित गर्त। देखिए अब खास बात क्या है, परिवेशित गर्त जो होता है, अब दोनों गर्तों के मध्य जो अंदर वाली जो ये क्या है, मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पिट मेम्ब्रेन या गर्त झिल्ली। तो जो बॉर्डर पिट है इसकी गर्त झिल्ली पर यहाँ पर सुबेरी नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है, और एक इसकी जैसी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसको इसका फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं टॉरस, ठीक है, और इसका जमाव किसका होता है, सुबेरिन का, ठीक है। सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव होता है और इस सिक्के की संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं टॉरस। ये जो टॉरस है ये एक बॉल के समान काम करता है, किसके समान, बॉल के समान, बॉल होता है नलों में। तो जो दोनों कोशिकाएं हैं उनके जो कोशिका द्रव्य है उनका आवर्तन, उनका कौन करता है, ये नियंत्रण करता है टॉरस। किसका, जो साइटोप्लाज्म होगा उनका एक दूसरे में दोनों सेल्स होगी, उनमें जो साइटोप्लाज्म होगा उनके एक्सचेंज को नियंत्रित करेगा टॉरस, इसलिए इसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोनों पिट समझ में आ गए। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और धीरे धीरे इसको पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, जितना हो सकेगा, जितना जल्दी हम कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाए थे कुछ रीजन से, बाकी अब उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।